वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं आदरणीय दीक्षित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जितना आप पढ़ाएंगे उतना ही बनेंगे। लेकिन हमारा जो प्राचीन भारत है और जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। तो गुरु जो है तो पुस्तक भी आपकी गुरु है। एक ये होता है कि आपने चीजें तो सीख ली लेकिन उसको बुनना नहीं सीखा, तो बुनने के लिए कई बार इंसान के रूप में या किसी भी रूप में गुरु की आवश्यकता हो जाती है। मैं छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ कि एक पंडित जी थे, उनका पुत्र था, बहुत योग से बहुत विद्वान था। तो उसने सारी कैलकुलेशन ज्योतिषी की सीखी और सीख के वो राजा के दरबार में गया और उसका दावा ये था कि मैं अपनी गणना से ये बता सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास क्या चीज है। तो राजा ने अपने हाथ में अंगूठी रखी और पुत्री बन गई। उन्होंने उससे पूछा कि बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। उसने सारी अपनी गणनाएं करी, गणनाएं करके उत्तर आया कि कोई गोल सी चीज है, गोल चीज है, गोल घेरा है उसका। वो विचार करता रहा, विचार करते करते उसने सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उसका जो दिमाग गया, उसका कहा रथ का पहिया है। यहाँ पर ये सामान्य प्रज्ञा जो है ये काम में आती है कि अगर हाथ में कोई चीज बंद है, मुट्ठी के अंदर है, तो रथ का पहिया नहीं हो सकता और वो अंगूठी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सी बातें यहाँ पर हुई। मैं हमारे वक्ता हैं आदरणीय गोविंद नारायण जी, मैं बहुत आपको इज्जत करता हूँ और उतनी इज्जत हमारे जमोर साहब की करता हूँ। बाकी तो आदरणीय वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बात यह आती है कि जमानत विवेकाधीन होती है न्यायाधीश के या न्यायाधीश। आप लोगों को लगता हो जैसा कुछ भी कर सकते हैं, विवेक है, विवेक किधर भी जा सकता है। अब जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है डिस्क्रिशन का, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो डिस्क्रिशन का है वो ये है कि जब हमारे पास एक परिस्थिति में कई रास्ते उपलब्ध होते हैं और वो सभी रास्ते लीगली एक्सेप्टेबल और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उन सभी रास्तों में से कौन सा रास्ता हमको चुनना है, दैट इज डिस्क्रिशन। अर्थात ये समझ लीजिए कलेक्ट्रेट में कचहरी में आने के लिए हमारे कई दरवाजे हैं, हम उन्हीं दरवाजों से अंदर आ सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते दीवार तोड़ के अंदर आ जाए। तो डिस्क्रिशन सिर्फ हमारा उतना ही लिमिटेड होता है कि अगर सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ जज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो विच ऑप्शन इज टू बी अडॉप्टेड, दैट इज डिस्क्रिशन। पहली चीज। दूसरी चीज बात आई कि एंटीसिपेटरी बेल में अगर फाइल हो गई तो या तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी तुरंत या इंटीरियर प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक, आदरणीय गोविंद नारायण जी इस बात को जानते हैं। पहली चीज की कानून में मेरे को शेल पढ़ा जा सकता है और शेल को भी पढ़ा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है उसमें लिखा गया कि ये जो एक्यूज्ड है ये कोर्ट से क्लियर करेगा कि अगर वो उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो ही शैल बी रिलीज फ्रॉम बेल, यानी उसे बेल पर रिहा कर दिया जाए। उसके नीचे क्या लिखा, एंड दैट कोर्ट में देखिए बात कॉमा बीच का डायरेक्ट आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ और मे इश्यू, यहाँ पर भी लगा दीजिए, एंड इंटीरियर मॉडल फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। तो जहां मे लगा दिया तो वहां पर विवेक की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 रास्ते हमारे पास हैं, इंटरिम लें, रिजेक्ट करते हैं या इंटरिम ना। तो ये विवेक, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। तो ये विवेक हमको जो है इस प्रकार मिलता है। दूसरी बात आई सुशीला देवी की। तो मुझे याद पड़ रहा है कि एक दोहा है कोई कि वो 16 वर्ष ऊपर दिए और 18 वर्ष अगर क्षत्रिय दिए तो उसके ज्यादा उसके जीवन को दिखता, ऐसा कुछ है। तो प्रश्न सुशीला देवी अग्रवाल में ये उठा था कि
जो एंटीसिपेटरी बेल है इसकी आयु क्या है? आयु क्या है? आयु इसकी चार्जशीट दाखिल होने तक की है, अभी उसको सम्मन जारी किए जाने तक की है, या विचारणा की समाप्ति का है? पहला क्वेश्चन ये था कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या ये केवल चार्जशीट तक मानी जाएगी? तो इसका उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया कि इसकी आयु ट्रायल के समाप्त होने तक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एंटीसिपेटरी बेल को लिमिट किया जा सकता है? उन्होंने कहा नॉर्मली लिमिट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लिमिट किया जा सकता है, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल आरोप पत्र प्रस्तुत होने तक, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट तक, गवाह के व्यक्ति गवाहों के ज्ञान हो जाने तक, या किसी भी परिस्थिति में कोर्ट को ये पावर है कि उसको लिमिट कर दे। अगर ऐसा लिमिट किया गया है तो ऐसी दशा में जहां पर वो लिमिट अवधि समाप्त हो रही है वहां पर आपको पुनः एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। बाकी सारी चीजें बताई हैं, हर एक केस के फैक्ट अलग होते हैं। जजों के दिमाग में जो बात चलती है एंटीसिपेटरी बेल या कोई भी बेल देते समय, वो हमको नॉर्मली है कि एक्यूज की लाइफ में लिबर्टी, हम जो है कंप्लेनेंट की लाइफ और लिबर्टी को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक्यूज को लिबर्टी देकर उसकी लाइफ खत्म हो जाए, उसकी लिबर्टी खत्म हो जाए। तो ये भी एक इश्यू हमारे सामने होता है। और इसको कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए सबसे पहले लिख दिया द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूज। ये चीज जज के माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। और बाकी सारी चीजों का आंसर आपको मिल गया कि यूपी अमेंडमेंट है, न्याय आएगा, खत्म हो जाएगा, खुदाई खत्म हो जाएगा। 125 सीआरपीसी में 500 रुपए की लिमिट सेंटर दी थी, उसके बाद यूपी में 5000 की हो गई, सेंटर ने लिमिट ही खत्म कर दी। तो उसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कि वो 5000 की हट जाएगा, जो अनलिमिटेड है वो लागू होगा। सेंटर जब भी वो अमेंडमेंट करता है सब्सिक्वेंट, वो जो है प्रभावी हो जाता है। तो बहुत आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इससे मुझे पता लगता है कि मेरठ के लोग इतने जो है ज्ञान के पास हैं, आप ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यशालाएं हम लोग आयोजित करते रहेंगे। और बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष सचिव जो कार्यकारिणी है उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे समय में भी और मेरे जाने के बाद भी आप इस प्रक्रिया को ऐसी सतत जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।